नमस्ते। हमारी पृथ्वी भी ना कमाल की जगह है। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल वेल तक यहाँ जिंदगी के अनगिनत रूप है। पर कभी सोचा है इस जबरदस्त विविधता में कोई व्यवस्था कैसे लाई जाती है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 17 से 18 लाख। ये वो संख्या है जितनी प्रजातियों को वैज्ञानिक आज तक पहचान पाए हैं और उनका ब्यौरा तैयार कर चुके हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये गिनती लगातार बढ़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इस बायोलॉजिकल कियोस मतलब इस जैविक अव्यवस्था को समझते कैसे हैं। वो ये कैसे पक्का करते हैं कि जब कोई एक प्रजाति की बात कर रहा हो तो दुनिया भर में लोग एक ही जीव के बारे में सोचें। इसका जवाब छिपा है वर्गीकरण की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में। तो आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि हर जीव के लिए एक कॉमन नाम क्यों जरूरी है। फिर हम जीवन के वर्गीकरण की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, ये देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, और आखिर में जानेंगे कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। किसी भी तरह की व्यवस्था बनाने का पहला कदम होता है एक कॉमन भाषा बनाना। एक ऐसी भाषा जिसे हर कोई समझ सके। जरा सोचिए, अगर हर जीव का कोई एक स्टैंडर्ड नाम ना हो तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। समस्या बिल्कुल यही है। देखिए, एक ही देश में अलग अलग इलाकों में एक ही जानवर या पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इससे बहुत कंफ्यूजन होता है ना? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम बनाया, ताकि टोक्यो में बैठा कोई बायोलॉजिस्ट जब किसी प्रजाति के बारे में बात करे तो न्यूयॉर्क में बैठा वैज्ञानिक ठीक वही समझे जो कहा जा रहा है। और इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार हल निकाला गया, जिसे कहते हैं द्विपद नामकरण या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस की दी हुई ये प्रणाली हर जीव को एक अनोखा 2 हिस्सों वाला नाम देती है। सिस्टम बहुत सरल है, पर यकीन मानिए बेहद असरदार भी। अच्छा, तो इसके नियम भी बड़े सीधे साधे हैं। ये नाम लैटिन भाषा पर आधारित होते हैं और इन्हें इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। पहला शब्द जीनस यानी वंश का होता है, जिसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। और दूसरा शब्द होता है प्रजाति का, जो छोटे अक्षर से शुरू होता है। जैसे हम सबका पसंदीदा फल आम, उसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ मैंजीफेरा वंश है और इंडिका प्रजाति। ये एक यूनिवर्सल कोड जैसा है। ठीक है, तो अब हर जीव का एक यूनिक नाम तो हो गया, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। अगला कदम है इन्हें एक दूसरे से मिलते जुलते ग्रुप्स में व्यवस्थित करना, और यहीं पर वर्गीकरण की सीढ़ी या कहें कि हायरार्की काम आती है। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक पते की तरह सोचना। जैसे हमारा पता होता है, मकान नंबर, फिर गली, फिर मोहल्ला, फिर शहर और आखिर में देश। हर लेवल के साथ दायरा बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही हर जीव का एक बायोलॉजिकल एड्रेस होता है। तो इस पते की शुरुआत होती है सबसे छोटी और सबसे खास यूनिट से, जिसे हम कहते हैं प्रजाति या स्पीशीज। ये उन जीवों का समूह है जिनमें बहुत ही बुनियादी समानताएं होती हैं। ये आपके पते में घर के नंबर की तरह है, सबसे स्पेसिफिक। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं। पैंथेरा लियो यानी शेर, पैंथेरा टिग्रिस यानी बाघ। हम इंसान हैं, होमो सेपियंस, और आम है मैंजीफेरा इंडिका। हर एक अपनी जगह बिल्कुल अनोखा है। घर के नंबर के बाद क्या आता है? गली का नाम। बस वही है, वंश या जेनस। इसमें एक दूसरे से बहुत करीबी तौर पर जुड़ी हुई प्रजातियों को एक साथ रखा जाता है। अगर प्रजाति एक घर है तो वंश वो गली है जिस पर वो घर मौजूद है। जैसे शेर, लियो, बाघ, टिग्रिस और तेंदुआ, पार्डस। ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं, पर इनमें इतनी समानताएं हैं कि इन्हें एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। कह सकते हैं कि ये सब एक ही बायोलॉजिकल गली के पड़ोसी हैं। वंश के बाद या कहें कि गली के बाद आता है कुल यानी फैमिली। ये एक और बड़ा ग्रुप है जिसमें कई मिलते जुलते वंश शामिल होते हैं। ये एक पूरे मोहल्ले की तरह है जिसमें एक जैसी कई गलियां हैं। जैसे पैंथेरा वंश जिसमें शेर, बाघ जैसी बड़ी बिल्लियां आती हैं, और फेलिस वंश जिसमें हमारी घरेलू बिल्लियां आती हैं। इन दोनों को एक ही कुल फेलिडे यानी बिल्ली परिवार में रखा गया है। मतलब अलग अलग गलियों में तो हैं, पर रहते एक ही मोहल्ले में हैं।
और जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, ये ग्रुप्स और भी बड़े और विविध होते जाते हैं। कुल से गण, गण से वर्ग, फिर संघ और आखिर में सबसे बड़ा ग्रुप जगत। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने पते में मोहल्ले से शहर, शहर से राज्य और फिर देश तक जाते हैं। तो इसका एक सीधा सा नियम है, हम इस सीढ़ी पर जितना ऊपर जाते हैं, जीवों के बीच कॉमन बातें या समान विशेषताएं उतनी कम होती जाती हैं। मतलब एक ही प्रजाति के जीव तो बहुत मिलते जुलते हैं, पर एक ही जगत में आने वाले जीवों में शायद कुछ ही बातें कॉमन हों। चलिए, अब जब हम इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि असल में ये कुछ जाने पहचाने जीवों पर कैसे लागू होता है, ये काम कैसे करता है। जरा इस टेबल को देखिए। ये हमें इंसान, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं का पूरा बायोलॉजिकल एड्रेस दिखाती है। हम यानी होमो सेपियंस प्राइमेट गण और ममेलिया वर्ग में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घरेलू मक्खी का पता देखिए, वो कीट वर्ग और आर्थ्रोपोडा संघ में है, हमसे बिल्कुल अलग। ये सिस्टम हर एक जीव को उसका अपना खास पता देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? जीवों को इन साफ सुथरे बक्सों में क्यों रख रहे हैं? क्या ये सिर्फ चीजों को करीने से रखने का एक तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिस्टम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमें जीवों के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। मतलब उनके विकास के आपसी रिश्ते कैसे रहे हैं। जहां पहले वैज्ञानिक सिर्फ बाहरी बनावट देखकर ये रिश्ते तय करते थे, वहीं अब डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा सटीकता से बताती है कि जीवन के इस विशाल वृक्ष पर कौन सी प्रजाति किसकी करीबी रिश्तेदार है। ये असल में विकास की कहानी है जो हमारे सामने खुलती है। और जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक जीव, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, जीवन की इस विशाल और जटिल कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था और उसकी खूबसूरती को दिखाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज भी लाखों प्रजातियां हैं जिनकी खोज होनी बाकी है। सोचिए, जैसे जैसे हम उन्हें खोजते जाएंगे और उन्हें वर्गीकृत करेंगे, जीवन के इस वृक्ष के बारे में हमारी समझ कैसे और कितनी बदलेगी। ये एक ऐसी खोज है जो आज भी जारी है।